अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से आज खुद नोटिस केस की पहली समाअत हो गई। पहली समाअत में जजेस की तरफ से काफ़ी ऑब्जर्वेशंस आई। तकरीबन तमाम जजेस ने अपना अपना हिस्सा इसमें डाला और चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो इसलिए बरहम थे कि फैक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है वो अदालत में क्यों दाखिल नहीं कराएगी, क्या उसको तब्दील करने की कोशिश हो रही है। इस किस्म के रिमार्क्स और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद आज अदालत में पेश हुए, उसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला भी जो थे वो अदालत में थे। बिलाखिर इख्तिताम यहाँ पर हुआ कि FIR दर्ज की जाए। तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि FIR दर्ज की जाए। अब उसके बाद क्या होगा, आज FIR दर्ज होती है। फैक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो वो कमेटी जो हुकूमत ने बनाई थी और वो फैक्ट फाइंडिंग के लिए कीनिया गई थी, उसकी रिपोर्ट और उसके कुछ हिस्से जो हैं वो शेयर भी हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पाई है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम भी थी। तो आज की इस कार्रवाई और इस हवाले से बात करेंगे कि इस कार्रवाई से बिलाखिर क्या निकलेगा और क्या हुकूमत माजी में जो कमीशन बने थे जिनकी इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, जिसमें हामद मीर का कमीशन था, हयातुल्लाह ख़ान का जो है सहाफ़ी उसका, सलीम शहजाद कमीशन और इसी तरह से मूसा ख़ान, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस तरह के वाक़यात का शिकार हुए थे और उन पर कई कमीशन बने, कई रिपोर्टें हुई, लेकिन वो गुमनामी में ही पड़ी रहीं। तो आज इन पर बात करते हैं। मेरे साथ हैं जनाब मतीउल्लाह जान और हसनात मलिक। मतीउल्लाह जान, आज की कार्रवाई 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि FIR के बगैर आप तहकीक कैसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो फैक्ट कमेटी की रिपोर्ट है वो सस्पिशियस हो गई। फिर उसी फैक्ट कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से अदालत की ऑब्जर्वेशन आना कि इसलिए पेश नहीं की गई कि कहीं तब्दील ना कर दी जाए, और फिर साथ ही ये भी कहना कि हाँ, अगर कोई हसास नौइयत के मामलात होंगे तो अदालत उसको भी देखेगी। तो ये सारा कुछ क्या है, कोई ऑर्डर शॉर्डर तो सिर्फ वर्बली कहा कि जाए FIR दर्ज करें और कल तक रिपोर्ट दाखिल करें। जी हाँ क़य्यूम, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अदालत ने ज़ुबानी अहकाम दिए हैं और अभी तक कोई तहरीरी अहकाम तो ऐसा नहीं है। दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो FIR काटने का हुक्म दिया है 24 घंटे के अंदर, और दूसरा जो 600 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो कि पाकिस्तानी ऑफिशियल ने कीनिया जाके तैयार की थी बुनियादी तौर पे, उस रिपोर्ट को भी कल तलब कर लिया है और कहा है कि अदालत के सामने पेश की जाए। जहाँ तक आपका सवाल है कि तवक्कुआत का, तो मैं ज़ाती तौर पे तो ख़ुद इस सारे अमल से गुज़र चुका हूँ। मेरे साथ जो वाक़या हुआ वो भी आपके सामने है, वो अदालत के सामने भी है। पिछले तकरीबन अब 3रा साल गुज़र रहा है। अदालत ने सू मोटो लिया था मेरे अगवा और तशद्दुद के हवाले से, और उसको भी दोबारा सुनवाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज़ ने जो आपकी ही दरख्वास्त के ऊपर एक एक्शन लिया था और कुछ हदायत जारी की थी, उनसे वो केस ले लिया गया और नया बेंच बना दिया था चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल ने, जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे हैं और अभी भी वो बेंच मौजूद है सहाफ़ियों को हिरासा करने के हवाले से। लेकिन उस बेंच ने भी अरशद शरीफ के उन खतूत का भी नोटिस नहीं लिया जो अरशद शरीफ अपनी ज़िंदगी में सुप्रीम कोर्ट को लिखते रहे हैं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन का बेंच भी इस हवाले से काफ़ी खामोश रहा है। तो जहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरशद शरीफ को बाहर भेजने वाले कौन हैं, मैं समझता हूँ कि अगर जस्टिस एजाजुल एहसन वाला वो बेंच जिसने बड़े शौक़ से और बड़े दिलचस्पी से जस्टिस काजी फायज़ से सामने से सहाफ़ियों के मामलात उठा के अपने सामने लगवा लिए थे, तो वो बेंच अगर अरशद शरीफ के खतूत का बर वक्त नोटिस लेता तो शायद अरशद शरीफ मुल्क से बाहर ना जाते और शायद इस तरह का हादसा ना होता। तो हम सब किसी न किसी तरीके से ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के कि हमने वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ अरशद शरीफ को नहीं दिया कि जिसकी बुनियाद पे वो पाकिस्तान में ही रहते और बाहर ना जाते। तो इन आज की जो कार्रवाई मैंने देखी है, मुख्तसरन यही कहूँगा कि मुझे तो काफ़ी हद तक ओवर एक्टिंग लगी है उन तमाम अफराद की तरफ से जो आज की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे। और हमने ये देखा कि मौजूद जजेस भी जो रिमार्क्स दे रहे थे, जो ऑब्जर्वेशन दे रहे थे, वो गैर ज़रूरी तौर पे
हुकूमत को तनकीद का निशाना बना के, गैर ज़रूरी से मुराद ये है कि वो मतलब कि ये ज़ाहिर कर रहे थे कि जैसे वो बहुत नालां हैं। 43 दिन का जो ताख़ीर से सुओ मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये सुओ मोटो वो पहले भी लेकर यही अहकाम जारी कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट, जो आज जारी किए हैं। आज वो कह रही हैं कि रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार। तो और आज जो है ये अहकाम अगर हफ़्ता पहले, 2 हफ़्ते पहले, 3 हफ़्ते पहले वो जारी कर लेते तो आज तक रिपोर्ट भी आ चुकी होती, मगर 43 दिन का इंतज़ार किया गया। और फिर आज भी हुकूमत ने कहा कि जनाब वो रिपोर्ट तो आ गई है, मगर वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने देखनी है, वज़ीर दाखिला साहब ने देखनी है। ठीक है, बजा है, मगर मुझे थोड़ी सी कुछ गैर ज़रूरी जारहाना तर्ज़ अमल इसलिए लगा जजों का कि एक मौके पर चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का देखना क्यों ज़रूरी है, क्या वो रिपोर्ट में कोई तब्दीली करने जा रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये एक इंतहाई गैर ज़रूरी किस्म की ऑब्ज़र्वेशन रिमार्क्स थी, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि अदालत जो है वो बहुत संजीदा है अरशद शरीफ के मामलात की तनकीद में, और वो ज़्यादा उन्होंने हुकूमत का ही एहतसाब करना। ये और बात है कि सबसे पहले तो हुकूमत को ही कटहरे में खड़ा होना है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद जो है इदारों को भी, मगर फिर अल्टीमेटली जो कुछ अब अदलिया करने जा रही है इस मामले में, अल्टीमेटली अवाम की अदालत के कटहरे में इन मौजूद जजों को भी खड़ा होना होगा। अच्छा, अपना ये जो नोटिस है ये किस पे है? मतलब है कि बहुत सारे खतूत भी लिखे गए अदालत को, अरशद शरीफ की वालदा ने भी लिखा, अरशद शरीफ ने भी लिखा था, फिर उसके बाद PFUJ की जानिब से भी लिखे गए थे खतूत, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने भी 2 वाक़यात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा था कि जो वज़ीराबाद में इमरान खान पर फायरिंग हुई है उस वाक़े की तहकीकात और अरशद शरीफ के मामले की तहकीकात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए। तो आज जो अदालत ने एक तरफ ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन सरकार का काम है, अदालत का काम नहीं है, और दूसरी तरफ कहा कि ये ह्यूमन राइट्स सेल ने अरशद शरीफ की वालदा की चिट्ठी पर ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, और उस कार्रवाई में अब तक जो है वो कोई हमें रिपोर्ट नहीं, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की जानिब से, और वही एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी, और फिर दूसरा उनका ये कहना था कि एक मेडिकल रिपोर्ट आई जो कि गैर तसल्ली बख्श है। तो फिर उसके बावजूद 43 दिन जो है वो अदालत ने क्या सोचते हुए लगाए होंगे, और ये आज का जो कार्रवाई थी वो फिर हम यही समझें कि अरशद शरीफ की वालदा के ख़त के पर अज़ खुद नोटिस लिया है। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था वज़ीराबाद वाक़े की इंक्वायरी का, वो तो मामला फिर नहीं है इस बेंच के सामने। देखिए, इसमें हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला। इमरान खान साहब ने कल हैंड रिटन एक लेटर 2-3 दिन पहले लिखा, शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो लेटर लिखा, अरशद शरीफ की वालदा ने लेटर लिखा, बहुत से सहाफ़ियों ने, PFUJ ने लेटर लिखा। सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट सेल जो है ये हमें पहले भी अंदाज़ा था कि इस मामले को देख रहा है। अब ये अलग बात है कि उसकी क्या लीगल जो एक सेंटिटी है, लीगल हैसियत क्या है उस HR सेल की, वो नहीं पता, क्योंकि उस पर बड़े सवालात उठे हैं कि ये जो रिपोर्ट मंगवाता है, जो आज चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट बरहम थी कि रिपोर्ट क्यों नहीं दी, अंडर व्हाट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट सेल जो है वो रिपोर्टें मांग रहा है। इसकी लीगल ज़रा स्टेटस पे भी सवाल पहले भी माजी में उठे, लेकिन ये इशू ऐसा है कि इस पर हम लीगल इशूज ज़हरी बात है ना। जी बिल्कुल, वही HR के हवाले से तो वो आपको पता है बड़ा मशहूर लड़ाई हुई थी साकिब निसार साहब और काजी फाजी ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का अलहदा से नोट भी आया था। HR सेल से एप्लीकेशनें आके और यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से कितने कितने मामलात आए, और फिर उसके बाद जब मामला सेटल हो जाते थे तो वो फिर मामला, क्योंकि HR सेल का तरीका ही नहीं ना, पता ही नहीं कि वो क्या करता है, किस तरह करता है, तो HR सेल में ये मामला चल रहा था, ये हमें भी पता था। तो आज जो ये लगा कि जो चीफ जस्टिस साहब भी बरहम थे वो ये थे कि जी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे थे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का, और 43 दिन हो गए, वो रिपोर्ट आपको आ गई जुमे को चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पता है कि भाई वो 600 सफ़हात पर मबनी रिपोर्ट है, सब कुछ पता है, ये पता है उनको कंटेंट का भी पता होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है इतना पता है। तो लेकिन वो ये कह रहे थे कि जी जुमे को शाम को आई तो 2 दिन क्यों नहीं दी। अब हुकूमत जो है वो जी कि पहले इंटीरियर मिनिस्टर देखेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव देखेंगे, वो उन्होंने आज उधर ये पेश किया, इन्होंने कहा जी क्यों, हमें क्यों भाई, ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट को ब्यूरोक्रेटिक उसमें आप उलझाने, हाँ ये ना करें, हमें दें। और सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़ुल एहसन साहब ने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट से शेयर नहीं करनी तो फिर किससे करनी है।
नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आर्डर जो है HR सेल का ज़रा ये भी, और फिर आज भी रिटर्न वर्बली सारी डायरेक्शन हुई है, अभी आर्डर डिक्टेट नहीं हुआ। देखें, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, ये हर चीज़ कानून और आइन के दायरे में रह के ही करना होता है। लेकिन दूसरा, कयूम साहब, अच्छी बात है, सो मोटो लिया, सबकी डिमांड थी, लेकिन मुझे ये बता दें 2009 से मैं भी सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूँ सो मोटो प्रोसीडिंग, ये वो एक केस बता दें जिसमें सो मोटो लिया हो और लॉजिकल एंड उसका ठीक, और उसमें कोई मामलात हल हो गए हों। किसी में भी नहीं होते। ये लोगों की एक जो है ख्वाहिश थी, मेरा ख्याल है कि अब PTI वाले कह रहे हैं हमारे दबाव से ले लिया गया, क्योंकि हमने हज़ारों लेटर लिखे हैं, हर रोज़ आते थे, मौसूल होते थे। तो ये बस ठीक है, हो गया है। हमारे लिए, मीडिया वालों के लिए एक 2-3 दिन इशू अलाइव रहेगा, क्योंकि यहाँ जो है वो ऐसे मर्डर, बेनज़ीर शहीद का मर्डर हुआ, वो नहीं पता चला कि क्या कौन किसने क्या किया। तो ये चीज़ें इसी तरह रहती हैं। अल्लाह करे कि इस मामले में हमें उम्मीद ही की जा सकती है कि ये तो है ना कि जुडिशल मर्डर करने वाले और बाकी भी वो तो सब सामने ही है ना। जी देखें, वज़रा आज़म के जुडिशल मर्डर करने की बात कर रहा हूँ। जी हम पहले भी मर्डर तो हुए हैं, मगर देखें कयूम, बात यह है कि ये बड़ी ही एक ट्रेजिक सिचुएशन है जो इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। मैं पहले भी ये कही एक इंटरव्यू में बात कि ये मामला सिर्फ अरशद शरीफ के कत्ल का नहीं है, ये इस माशरे की आँख और कान के कत्ल का मामला है, आवाम की आवाज़ का मामला है, पूरी सहाफ़त के और हमारे जमहूरी अमल और सियासी अमल के कत्ल का मामला है कि एक जर्नलिस्ट किन हालात में उसको जिस तरीके से मजबूर किया गया कि पहले वो मुल्क छोड़ के जाए, और फिर एक ऐसे मुल्क में उसका कत्ल किया गया कि जिसके साथ हमारा शायद कानूनी तावन की भी कोई मुआहदा नहीं है, जहाँ से कोई उम्मीद या इम्कान ही नहीं है कि वो हुकूमत आपके साथ तावन करेगी, क्योंकि ये कत्ल बज़ाहिर जो है केनियन पुलिस के हाथों हुआ है, और जो कीनिया की हुकूमत है वो अपनी पुलिस अफसरान को तो ऐसे उठा के आपके हवाले नहीं करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। मगर जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर हम इस हद तक भी मालूम कर लें कि किन हालात में और किन लोगों की कैसी साजिशों की वजह से अरशद शरीफ को यहाँ मुल्क से जाना पड़ा या छोड़ना पड़ा, तो हम काफ़ी हद तक कातलों के करीब पहुँच जाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी कमीशन बने उसमें जिस तरह रवायती तौर पे हम लोग पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और रिटायर्ड जजों को डाल देते हैं, तो मेरे ख्याल में एक आध ऐसे सहाफ़ी को भी ज़रूर डाला जाए कि जो इस तरह के हालात से गुज़र चुका हो और जो विक्टिम भी हो पाकिस्तान में। तो जब तक इस तरह के जर्नलिस्टों की नुमाइंदगी नहीं होगी ऐसे कमीशन में, मुझे नहीं लगता कि अब की बार भी कोई मुख्तलिफ रिपोर्ट आएगी या कोई ठोस पेशरफ्त होगी इस मामले में। नहीं देखें ना, अब इसमें अज़ खुद नोटिस हो गया। अज़ खुद नोटिस लेके, अज़ खुद नोटिस का अमूमन हम तो यही सुनते हैं कि अज़ खुद नोटिस इसलिए लिया जाता है कि लॉ इन मोशन हो, लॉ की मशीनरी इन मोशन आ जाए, और फिर जाहिर है इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं है। अब वो हम ये देखेंगे कि ये बेंच जो है ये कहाँ तक और क्या करेगा। देखिए, क्या उस फैक्ट कमेटी की रिपोर्ट्स के अंदर से गलतियों की निशानदेही करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी किसी पे लगा देगा, या उसके अंदर लूप होल्स के बुनियाद बना के कहेगा कि आप इन पहलुओं के ऊपर भी जो है वो गौर करें। आज क्या किसी को इम्प्लिकेट करने के लिए कह सकता है? आज ये FIR जो दर्ज हुई है, दर्ज करने का हुक्म दिया है, अब ये कौन जाएगा, कोई दरख्वास्त देगा, क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि ये FIR में जो है जो लवाहिकीन हैं वो इस मामले में सामने आएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में वो चाहेंगे कि पहले ख़ुद जो हक़ाइक़ हैं, जो अरशद शरीफ के हवाले से रिपोर्ट है वो सामने आए, उसके बाद लवाहिकीन किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। जहाँ पर 43 दिन इंतज़ार किया है लवाहिकीन ने FIR के लिए, तो वहाँ 1-2 दिन और वो इंतज़ार करेंगे, वो रिपोर्ट देखेंगे और उसके मुताबिक भी FIR कटवाने की कोशिश करेंगे। इन द मीन टाइम, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, तो जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पे कातलाना हमले की FIR भी सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से फ़ौरी तौर पर काट दी गई थी पुलिस की मुद्दत में, तो मुझे लगता है कि अब की बार कुछ ऐसा ही होगा, पुलिस की मुद्दत में ही इस्लामाबाद में ये FIR कटेगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच, अब ये इनका अख्तियार है कि क्या वो पहले की तरह कोई GIT बनाते हैं या फिर कोई अदालती कमीशन बनाते हैं, उसके TORs जो हैं वो तय करते हैं, और फिर वो अदालती कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पे ये 5 रुकनी बेंच मज़ीद आगे कार्रवाई बढ़ा सकता है। तो देखना यही है कि अब कमीशन बनाते हैं या अदालत खुद क्या करती है। खुद जितना दिन अदालत खेलेगी
इस खबर के ऊपर और इन रिपोर्ट्स और मालूमात के ऊपर मैं समझता हूँ वो मामले को मज़ीद लटकाएगा। तो बेहतर ये अदालत वो काम करे जो आज से मज़ीद 10 दिन या 20 दिन बाद इसने करना है, वो कल ही के दिन फ़ैसला करे और डिसाइड करे, क्योंकि मज़ीद ऑब्ज़र्वेशन, रिमार्क्स और मुकालमे और डायलॉग्स के ऊपर हमारा मीडिया तो चल जाएगा, मगर शायद हम इंसाफ से मज़ीद दूर होते जाएंगे। हाँ, मगर असल मकसद तो ये है ना कि वो मुहर्रिकात सामने आए कि क्यों उसने मुल्क छोड़ा और फिर उसके बाद के वाक़यात ये क़य्यूम साहब जो बात मतीउल्लाह जान साहब ने की है ना कि एक स्पेशल बेंच बना था, जैसे एजाजुल हसन साहब बेंच की सरबराही कर रहे थे और कि मीडिया की जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन और हरासमेंट के हवाले से। अब वो क्या ज़रूरी नहीं था कि वो मामला कग्निज़ेंस लेता जब अरशद शरीफ बाहर जा रहे थे, तो ये ख़त भी लिखे और ये चीज़ें देखें, ये सुप्रीम कोर्ट को भी ये परसेप्शन ख़त्म होनी होगी जो है। सॉरी असनाद, आपको मैं वो काट रहा हूँ। उसका आउटकम ये हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस के इख्तियारात अपनी ज़ात के अंदर मरकूज हो गए थे। उस वक्त बंदयाल साहब जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, जस्टिस गुलजार गए हुए थे अमेरिका, तो वो अपने इख्तियारात तो हो गए मुंतकिल, लेकिन वो सहाफ़ियों के हरासमेंट के हवाले से उस पर अभी तक रिपोर्टर पार्टी वो तो अभी ये ओपन है कि ये 8 महीने से मई से फरवरी से आए हैं जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बने। मुझे ये बताएं कि एक भी स्पेशल बेंच या लार्जर बेंच में उन्होंने सीनियर पुनी जज जस्टिस काजी फाइसा को शामिल नहीं किया। ये एक बड़ी पहले तो ट्रांसपेरेंसी सुप्रीम कोर्ट में लानी चाहिए, और 1-2 जज ऐसे हैं जो 99% केसेस में हर स्पेशल बेंच और लार्जर बेंच में ये हिस्ट्री है जो बन रही है, जो हम बाद में लिखेंगे कि क्या क्या वजूहत। कौन से जज हैं 99%? सबको पता है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, अब आपको नहीं पता तो वो आपको भी। एक जज भी हैं जो कि उनका नाम की एब्रीवेशन है MAAN, तो मान हैं हमारे निज़ाम इंसाफ का, और हमारा निज़ाम इंसाफ का जो हाल है आप समझ सकते हैं कि मान क्या होगा। तो मेरे ख़्याल में तो एजाजुल हसन साहब का जो बेंच है वो अभी भी एक्टिव है। वो मामला जो सहाफ़ियों को हरासा करने वाला मामला है वो अभी भी ज़ेर इल्तवा है, और जितने केसेस उनके सामने या जो दूसरे केसेस वो मोटो जिन पे लिया गया है, मेरे समेत दूसरे तमाम मामलात को ये जो बेंच है इन सब के हवाले से भी जो माजी की रिपोर्टें, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर देना एक जुमले में कि जितने यातुल्ला खान की रिपोर्ट है, हमद बिन कमीशन रिपोर्ट है और या सलीम शुदा कमीशन रिपोर्ट है, उसको 24 घंटे के अंदर जैसे FIR कटवाई है तो वो रिपोर्टें भी पब्लिक करने का ऑर्डर। तो एक ये जुमला नहीं लिखवा सकती क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट? अगर ये नहीं कर सकती तो फिर हम क्या मज़ीद तवक्को करें? मैं कह रहा हूँ पोलराइजेशन जिस तरह जर्नलिस्ट में है, सियासतदानों में है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। उसकी वजह यह है ना कि एक सीनियर पुनी जज है, उसको आप इस केसेस में जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं सो मोटो, उसमें भी आप नज़रअंदाज करेंगे। चलें, एक तो जी है वो जुडिशल आर्डर, हालांकि वो क्या कि जी इमरान खान के मुतल्लिक़ा केसेस में ना हो, हालांकि इमरान खान खुद कह रहे हैं कि जैसे काजी फाइज़ के खिलाफ जो रेफरेंस था वो गलती थी, हमें मिसगाइड किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन है। इमरान खान साहब तो हर चीज़ को इस वक्त वो कह रहे हैं गलती थी, बस एक ही चीज़ रह गई, कह रहे हैं कि मेरा दुनिया में आना गलती थी। इमरान खान साहब खुद जनरल बाजवा की गलती है, और अब वो कहते हैं उनको एक्सटेंशन देना मेरी गलती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब तक ओनरशिप तब आएगी क़य्यूम साहब जब सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से चल देंगी। ये नहीं होगा कि किस किस्म की ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं आप? आपको भी पता है 2009 से या तो ये लार्जर बेंचेस और स्पेशल बेंचेस ना सीनियरिटी की बुनियाद पे जो भी जाए, चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो जिसको मर्जी बनाए। किसने दिया? वो चीफ जस्टिस के पास खुद ही होगा। किस बेंच ने दिया इख्तियार? चीफ जस्टिस कहते हैं कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है। वो जुडिशल आर्डर है, उस बेंच में हिस्सा कौन थे? जो बेनिफिशरी हैं वही उस हर स्पेशल बेंच में और लार्जर बेंच में। अफसोसनाक है, लेकिन बात यह है जब तक ये ट्रांसपेरेंसी चीज़ों सुप्रीम कोर्ट अपने देखिए, आप उस 5 रुकनी लार्जर बेंच की बात कर रहे हैं जिसने कहा कि जी चीफ जस्टिस को ही इख्तियार है, वजह क्या थी? जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस कौन से थे और काजी अमीन जो चकवाल वाले, हाँ चकवाल वाले, अच्छा, और 5वें कौन से थे? मुनीब अख्तर, मेरा ख्याल है वो मुनीब अख्तर, और उसके बाद फिर 3 रुकनी बेंच बना। तो ये देखें ना, जब तक ओनरशिप तब आएगी जब यहाँ भी पोलराइजेशन। आप 2-2 मरले के केस तो दे रहे हैं सीनियर जजेस को, लेकिन जब इम्पोर्टेंट केस आता है जिसमें मुल्क की पॉलिटिक्स का डिस्कस होना है, यानी वो डिसाइड होना है, आप क्या कह रहे हैं कि इंसाफ सिर्फ जो है सीनियर प्यूनी जज करेंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंसाफ नहीं करते? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी का तकाजा ये है कि कोई असूल वजह होने चाहिए। असूल वजह होना चाहिए कि सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है वो सुने। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जस्टिस एजाजुल हसन 4थे नंबर पे हैं, वो भी आए, हर बेंच में बैठे हैं, लेकिन पहले तो अब जैसे सरदार तारिक मुझे बताएं
वो फरवरी से किसी बेंच का हिस्सा रहे? नहीं रहे। तो जुडिशल कमीशन में इस तरह से खुल के ना बोला करें ना। पर अब तो लोग तो यही बात करेंगे। अब जैसे काजी फैसला तो चले, आप कहते हैं जी वो पर्सनल ये वो, देखें वो चीज़ें भी तो तब होंगी ना जब आप बेंच में बिठाएंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी, कोई ऑब्जर्वेशन दी, तो हम क्वेश्चन करेंगे कि भाई आप ये बात कर रहे हैं। आप विदाउट एनी, जब उनको बेंच में ही नहीं बिठा के, तो कैसे आप हम प्रिज्यूम करेंगे जी कि वो बेंच में नहीं बैठ सकते? अब एलिजिबल हैं, जज हैं, वो उनसे काम क्यों नहीं लिए? ये बेंच जो कल कार्रवाई मुलतवी की है, आप क्या समझते हैं? बड़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सहाफ़ी कान आँख होते हैं, ज़मीर की आवाज़ होते हैं, सच सामने लाते हैं, लेकिन जो गलत बयान करते हैं उनको कानून बनाए और सज़ा दें। हम ये जो है इस तरह से नहीं है कि सहाफ़ियों को कोई इस तरह से मिस हैंडल करेगा। बड़े बड़े दावे जो है उन्होंने किए। अच्छी बात है। तो कल क्या हुक्म जारी कर सकते हैं वो आपके ख्याल में? जर्नलिस्ट जो है ना, ये स्ट्रगल अपनी जर्नलिस्ट खुद ही लड़ेंगे। और ये हमेशा सलीम शहजाद से लेके किन किन केसेस में स्पेशल बेंच यानी यहाँ कमीशन बने, ये चीज़ें वही की जंग भी वकीलों ने और साथियों ने लड़ी है। वही बात है। और जर्नलिस्ट ने उसका जो मामला, मैं वही कह रहा हूँ जो मतिउल्लाह जान साहब कह रहे थे कि एक स्पेशल बेंच बना हुआ, तो उसके होते हुए एक सहाफ़ी यहाँ से उसको फरार किया कि जी आपकी जो है वो जान को ख़तरा है। तो पहले तो बेंच वो क्यों खामोश रहा? स्पेशल वो सो मोटो सुन रहा था ना, वो केस क्यों नहीं लगे उन दिनों में? अब देखें ना, ये ह्यूमन राइट की वायलेशन पीटीआई कह रही है कि जी हमारे जो केसेस हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट खामोश है। अब वो फिर ये वजह ये है कि मैं खैर पीटीआई वालों से ये कहूँगा कि जब आपके दौर में सियासतदानों को आप जेलों में डाल रहे थे नैब केसेस में, और कोई बेल नहीं दे रहा था, और खोसा साहब यहाँ रिमार्क देते थे कि लूप साइडेड अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और बेल नहीं देनी, 6-6 महीने लोग रखे गए, वहाँ भी ह्यूमन राइट की वायलेशन रही। लेकिन अदालतें जो है ना, मेरा ख्याल है कि अब अदालतों से हट के सियासतदानों को इदारे मजबूत करें, ताकि वो चीज़ें देखें। हर चीज़ सो मोटो से मामलात नहीं हल होंगे, बल्कि ज़्यादा गड़बड़ होगी। चलें, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ही को जब भी कोई मामला होता है, हर आदमी जो है वो यही कह रहा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा बन गई ना कयूम साहब। इमरान खान साहब को बेनिफिशरी है सो मोटो के। वो पनामा गेट क्या था, वो बेनिफिशरी है, तो वो हर चीज़ को कहते हैं सो मोटो ले ले। अब सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ रुक जाना चाहिए कि हर चीज़ में नहीं भाई आप इदारे। और मतिउल्लाह के अगवा पर कहा था, हमें क्यों नहीं पता कि वो पता नहीं है नहीं वो तो इजाजुल हसन साहब ने एलिज्ड वो लिखवाया था ना, मुबैना अगवा। लेकिन शायद वो कहना आपके इमरान खान साहब ने भी कहा था ना कि वो अब अपने तौर पे कहीं चला गया, हमें क्या पता कहाँ गया, कौन था। बाद में एक और इंटरव्यू में कहा कि जी हमने फौरी तौर पे मामला कैबिनेट में उठाया और मेरे हुक्म पे उसको रिहा कर दिया गया। भाई किसने पकड़ा हुआ था वो नहीं पता आज तक। तो बात यह है कि कयूम साहब सो मोटो लेने में कोई हर्ज नहीं है, मगर बात यह है सो मोटो अगर आपने ले लिया है तो फिर उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी है ना। सो मोटो तो पहले भी लिए हुए बहुत सारे कि सिर्फ खबरें छपवाने के लिए, टिकर्स बनवाने के लिए डायलॉग बोलते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बड़ा ज़रूरी है जमहूरियत के लिए, सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और जो साथ में साथी जज बैठे हैं वो कितने अरसे से, कितने महीनों से एक बेंच चला रहे हैं सहाफ़ियों को हरासा करने का, और उनकी कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, कोई समाअत ही नहीं है, कोई हियरिंग ही नहीं है। सिर्फ मकसद ये था कि काजी फायजा जो है इस केस की समाअत ना करें। और वो जो सो मोटो के ऊपर जो इजारादारी है, एक मोनोपली है, वो किसी सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज के पास ना अख्तियार चला जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। तो करें ना इस्तेमाल सो मोटो। अब वक्त आ गया है, अब बताएं कि चीफ जस्टिस के पास सो मोटो का अख्तियार होना क्यों ज़रूरी है। अब साबित करें इस बात को कि इस अख्तियार की वजह से इंसाफ मिलेगा लोगों को, और इंसानी हकूक़ जो है उसको यकीनी बनाया जा सकेगा। ये इम्तिहान है चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिसमें कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो ले सकते हैं, तो लें फिर। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AKS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।